Welcome to Node.js interview questions. This is part B. First question is, what is the difference between horizontal and vertical scaling in Node.js? So दोनों ही Node.js एप्लीकेशंस को स्केल करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो वर्टिकल स्केलिंग में क्या रहता है, इसको हम बोलते हैं स्केल अप. ओके, तो इसमें क्या रहता है, सर्वर का हार्डवेयर अपग्रेड करते हैं हम. जैसे कि CPU को बढ़ा दिया या रैम को बढ़ा दिया. ठीक है, इनको हम बढ़ा के हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं. और क्या करते हैं वर्टिकल स्केलिंग में, इसमें हम सिस्टम की पावर को बढ़ा देते हैं. ठीक है, इसमें हम मल्टीपल सर्वर्स ऐड नहीं करते, उसी सर्वर पे हम CPU बढ़ा देंगे, CPU की कैपेसिटी बढ़ा देंगे, रैम को बढ़ा देंगे. ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या होता है वर्टिकल स्केलिंग का, कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन ईजी हो जाती है क्योंकि सिंगल मशीन का यूटिलाइजेशन हम इम्प्रूव करते हैं. बट इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक लिमिट तक ही हम स्केल कर सकते हैं और कॉस्ट भी इसमें ज़्यादा हो सकती है. ठीक है, अगर हम रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे तो. बट मेन डिसएडवांटेज इसमें यही रहती है कि एक ही लिमिट तक हम स्केल कर सकते हैं. मान लो आपके पास एक Node.js सर्वर है, ठीक है, जिसकी रैम है 8 GB और 4 कोर CPU है. ठीक है, और हमने अगर इसको वर्टिकल स्केल करना है तो हम क्या करेंगे, 8 GB की जगह कर देंगे रैम 16 GB. ठीक है, और क्या कर देंगे हम, 4 कोर CPU है उसको हम बना देंगे 4 कोर CPU को हम बना देंगे 8 कोर CPU. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल स्केलिंग. हम क्या कर रहे हैं, सर्वर के हार्डवेयर को अपग्रेड कर रहे हैं, हम उसकी CPU भी बढ़ा रहे हैं, उसकी रैम को भी बढ़ा रहे हैं. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या रहता है, हम मल्टीपल सर्वर्स को ऐड करते हैं ताकि लोड को बैलेंस कर सकें. ओके, हम मल्टीपल मशीन्स को डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में काम करवाते हैं. ठीक है, मान लो हमारे पास एक सर्वर है, हमारे पास ट्रैफिक बढ़ गया तो हमें उसको हॉरिजॉन्टल स्केल करना है, मीन्स कि उसको हमने स्केल आउट करना है. तो क्या करेंगे, मल्टीपल सर्वर्स को ऐड ऑन कर देंगे जिससे कि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सके. ठीक है, मान लो लोड ज़्यादा आ रहा है, उसी हिसाब से हम सर्वर ऐड करते जाएंगे. ओके, बट इसके डिसएडवांटेजेस रहते हैं कि हमें जरूरत पड़ती है लोड बैलेंसर्स की. ओके, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उनको मैनेज करना भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. बट ये हमारी काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व करता है. इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेज थोड़ी सी कम है. ठीक है, तो हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को हम प्रेफर करते हैं जब हमारी एप्लीकेशंस काफ़ी लार्ज हो जाती हैं. बट अगर हमारी एप्लीकेशन छोटी है, स्मॉल एप्लीकेशंस हैं, तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं वर्टिकल स्केलिंग. ओके, तो ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिंग API एंड पॉइंट्स इन Node.js. सो API सिक्योरिटी के लिए हमारी Node.js एप्लीकेशंस को हमें API सिक्योर रखना चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करनी चाहिए. जैसे अगर हमने ऑथेंटिकेशन का देखें, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन में, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, JWT का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन यूज़ JWT, JSON वेब टोकन्स, या हम यूज़ कर सकते हैं OAuth. ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, JWT, OAuth. और रोल बेस्ड कंट्रोल के लिए क्या कर सकते हैं, RBAC हम कर सकते हैं. ठीक है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल हमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में. ये RBAC हो गया हमारा ऑथराइजेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए हो गया JWT, OAuth. तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है. और क्या कर सकते हैं, हम इनपुट वैलिडेशन कर सकते हैं जिससे कि क्या होगा, एक्सेस अटैक से हम बचेंगे. ठीक है, मान लो कोई भी अटैकर कुछ भी स्क्रिप्ट्स हमें भेज सकता है. ठीक है, जिससे कि क्या होगा, हमारा कुकीज़ चोरी हो सकती हैं. ठीक है, कुछ भी हैक हो सकता है. सो हम इनपुट वैलिडेशन करेंगे. इसके लिए हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, जैसे कौन कौन सी है, JOI लाइब्रेरी है, एक्सप्रेस वैलिडेटर का हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉल करके, एक्सप्रेस वैलिडेटर. ओके, इन लाइब्रेरीज का हम यूज़ कर सकते हैं इनपुट वैलिडेशन के लिए. और हम क्या कर सकते हैं, हेडर्स को सिक्योर कर सकते हैं, सिक्योर हेडर्स. ये किसकी हेल्प से कर सकते हैं, हम हेलमेट मिडलवेयर की हेल्प से, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, हेलमेट मिडलवेयर से हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी हेडर्स प्रोवाइड कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं, हम रेट लिमिटिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रेट लिमिट इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि DDoS अटैक से हम बचेंगे. कोई भी अटैकर कई बार क्या करता है, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट भेज देता है सर्वर को हैंग करने के लिए या एप्लीकेशन को क्रैश करने के लिए. ठीक है, और मल्टीपल
मल्टीपल पासवर्ड्स ट्राई करता है, तो हम क्या करते हैं, रेट लिमिट कर देते हैं कि मतलब एक ही आईपी से इतनी रिक्वेस्ट ना आए बार बार। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेस रेट लिमिट। ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू इम्प्लीमेंट OAuth ऑथेंटिकेशन इन Node.js। सो OAuth क्या है, ये एक ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क है जो यूज़र्स को थर्ड पार्टी ऐप से लॉगिन करने की फैसिलिटी देता है। ठीक है, मान लो आप किसी एप्लीकेशन पे गए, मान लो आप पोस्टमैन एप्लीकेशन पे गए, वहाँ आप लॉगिन करने जा रहे हो, वहाँ आप साइन अप करने जा रहे हो, तो एक ऑप्शन देता है, कोई मतलब काफ़ी एप्लीकेशन से एक ऑप्शन देती है कि जिससे हम लॉगिन कर सकते हैं यूजिंग सम अनदर एप्लीकेशन, मान लो गूगल लॉगिन या फेसबुक लॉगिन। ठीक है, आप पोस्टमैन पे गए, आप कर रहे हो लॉगिन, तो वो ऑप्शन देगा आपको कि आप गूगल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो, फेसबुक की थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से पॉसिबल है, OAuth ऑथराइजेशन। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, फर्स्टली यूज़र ऐप से लॉगिन रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, आप एक पोस्टमैन एप्लीकेशन पे हो, ठीक है, वहाँ से आप उस ऐप से लॉगिन रिक्वेस्ट भेजोगे। ठीक है, देन वो पोस्टमैन ऐप क्या करेगी, वो यूज़र को OAuth प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगी, जैसे कि गूगल का या गिटहब का या फेसबुक का। तो यूज़र क्या करेगा, उस प्रोवाइडर के साथ ऑथेंटिकेट करेगा, यूज़र गूगल के थ्रू ऑथेंटिकेट करेगा। तो गूगल क्या करेगा, गूगल इसमें क्या है, OAuth प्रोवाइडर है, तो वो एक एक्सेस टोकन प्रोवाइड करेगा उस एप्लीकेशन को, किसको, पोस्टमैन को। तो पोस्टमैन क्या करेगा, उस टोकन के थ्रू यूज़र के डाटा को वेरीफाई करेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड OAuth ऑथेंटिकेशन। ठीक है, OAuth ऑथेंटिकेशन ऐसे वर्क करता है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल डेटाबेस ट्रांजैक्शंस इन Node.js। सो डेटाबेस ट्रांजैक्शंस एक एटॉमिक ऑपरेशन होता है। ठीक है, एक एटॉमिक ऑपरेशन इसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, मल्टीपल SQL क्वेरीज को एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर कोई भी क्वेरी फेल हो जाती है ना, तो पूरी ट्रांजैक्शंस रोल बैक हो जाती है। ट्रांजैक्शन का मतलब एक साथ मल्टीपल SQL क्वेरीज को एग्जीक्यूट किया जाता है, और अगर एक भी क्वेरी फेल होगी, ठीक है, मतलब आपने 100 क्वेरीज भेजी, उसमें से एक भी क्वेरी फेल हो गई, तो पूरी ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाती है, ताकि डाटा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। ठीक है, मतलब एक भी क्वेरी नहीं चली तो इससे क्या होगा, डाटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है अगर हम रोल बैक ना करें तो। ठीक है, तो इसलिए हमें पूरी ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना पड़ता है ताकि डाटा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। सो वाई वी यूज डेटाबेस ट्रांजैक्शंस फॉर, फर्स्टली डाटा कंसिस्टेंसी। ठीक है, जो भी हमने डिस्कस करा है, मीन्स कि अगर मल्टीपल क्वेरीज एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो अगर एक भी फेल हो जाती है तो बाकी क्वेरीज को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शंस। सेकंड थिंग इज रोल बैक सपोर्ट। रोल बैक सपोर्ट मीन्स कि अगर एरर आ जाता है, अगर एक साथ काफ़ी क्वेरीज हमने एग्जीक्यूट करी हैं, अगर एक भी क्वेरी में एरर आ गया तो पिछली क्वेरीज को भी अंडो किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड रोल बैक सपोर्ट। हम बाकी पूरी ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर देते हैं। और थर्ड थिंग इज एटोमिसिटी, मीन्स ऑल और नथिंग। एटोमिसिटी का मतलब यही होता है, ऑल और नथिंग, या तो सारी एग्जीक्यूट होंगी या तो कोई भी नहीं होगी। ठीक है, हमने मान लो काफ़ी सारी क्वेरीज एग्जीक्यूट करी हैं, ठीक है, या तो सारी ही एग्जीक्यूट होंगी, अगर एक भी फेल होगी तो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं रहेगी। ठीक है, अगर सारी एग्जीक्यूट हो जाती है मीन्स सब क्वेरी कमिट हो गई, नहीं तो रोल बैक होगी, कोई भी कमिट नहीं हुई। सो गाइज होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो टाइप स्क्रिप्ट क्या है, ये एक सुपर सेट है किसका, जावास्क्रिप्ट का, जो स्टैटिक टाइपिंग और एडवांस फीचर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हम Node.js एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहे हैं तो हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करके कोड को काफ़ी बग फ्री भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं टाइप स्क्रिप्ट से। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज टाइप स्क्रिप्ट इट इज स्टैटिक टाइपिंग। ठीक, टाइपिंग, स्टैटिक टाइपिंग क्या रहता है, जिसमें हमें फ्यूअर बग्स मिलते हैं, फ्यूअर बग्स। ठीक है, बट हमारी जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट हमारी डायनेमिक टाइपिंग है।
स्टैटिक टाइपिंग की हेल्प से क्या रहता है, कंपाइल टाइम एरर्स हमें मिलते हैं, तो बग्स को हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और क्या रहता है इसमें हमारा बेटर, आप कह सकते हैं कि इसको इंटेलिजेंस बोल सकते हो। ठीक है, मान लो हमें अगर हम VS कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं या और भी बहुत सारे एडिटर्स होते हैं हम उनको यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें हमें ऑटो सजेशंस मिलते हैं जो डेवलपर को मतलब काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मान लो कुछ एरर है तो हम उस पर टाइप करके फिक्स आता है उसका, हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, बेटर इंटेलिजेंस या ऑटो कंप्लीशन भी हम कह सकते हैं, इसमें ऑटो कंप्लीशन आता है। तो ये चीज़ हमें टाइपस्क्रिप्ट में हमें मिलती है, VS कोड इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। और थर्ड थिंग इज हम कह सकते हैं कि अगर हम कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को यूज़ करना है, ठीक है, जैसे टाइपस्क्रिप्ट में हमें क्या क्या मिलता है, ऊप्स के फीचर्स मिलते हैं। ऊप्स फीचर्स जैसे कि क्लासेस हो गया, इंटरफेसेस हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, इन सब का हमें सपोर्ट मिलता है टाइपस्क्रिप्ट में, जो Node.js एप्लीकेशंस को काफ़ी मॉड्यूलर और रीयूजेबल बनाता है। ठीक है, बेसिकली ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। और मेन जो फीचर है ये है एरर डिटेक्शन बिफोर एग्जीक्यूशन। ठीक है, बिकॉज कंपाइल टाइम चेकिंग। सो एक्चुअली ये जावास्क्रिप्ट का एक बड़ा ड्रॉबैक है कि एरर्स रन टाइम पे हमें पता चलते हैं, बट टाइपस्क्रिप्ट इस चीज़ को एडवांटेज देता है हमें, जिससे कि क्या होता है कि एरर्स को हम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम कंपाइल टाइम में एरर्स का चेक कर सकते हैं यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट। ओके, सो इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं कि हमें कम बग्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट, और डिबगिंग भी काफ़ी ईजी हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है हमारा कि एरर डिटेक्शन बिफोर एग्जीक्यूशन, क्योंकि कंपाइल टाइम में ही हम एरर्स को चेक कर सकते हैं। और क्या चीज़ है इसमें टाइपस्क्रिप्ट के बेनिफिट्स, जैसे कि कम्युनिटी सपोर्ट है काफ़ी अच्छा, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट फॉर टाइपस्क्रिप्ट, जिसमें लोग अपने अपने सजेशंस प्रोवाइड करते हैं इम्प्रूवमेंट्स के लिए, और बेटर टूलिंग प्रोवाइड करते हैं, टूल्स प्रोवाइड करते हैं कि आप ये टूल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और क्या करता है ये, मतलब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फीचर्स भी हमें प्रोवाइड करता है टाइपस्क्रिप्ट में, मॉडर्न JS फीचर्स आप कह सकते हो। ठीक है, या एडवांस फीचर्स कह सकते हो। ठीक है, तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फीचर्स का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता है। ECMAScript, ES6, ES7, ES8 फीचर्स को सपोर्ट करता है टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम ओल्डर Node.js वर्जन्स में भी ट्रांसपाइल कर सकते हैं। सो गाइज, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस इंटरव्यू क्वेश्चंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।